दोस्तों, आपको मैं एक सनसनाटी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। वो क्या है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल पूरा करने से पहले ही, उनका कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे क्या राज है? क्या तर्क है? क्या कारण है? क्या लॉजिक है? ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने पंतप्रधान पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और नरेंद्र मोदी जी और अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है और उनका खाता वाटप भी हो चुका है। यानी किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, कौन सा उनको जिम्मेदारी सौंपनी है, वो भी दे चुके हैं। कौन से खाते की, कौन से पोर्टफोलियो की, ये भी हो चुका है। और आज मैं एक सनसनाटी न्यूज़ दे रहा हूँ, एक समाचार दे रहा हूँ आपको। क्या कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये जो 5 साल का कार्यकाल होता है हर एक सरकार का, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप तो तुरंत बोल देंगे कि हाँ, ये हो सकता है। क्यों? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से वो सरकार गिरा सकते हैं। ये तो बातें होती ही रहेगी। मगर जो मैं बात करने जा रहा हूँ, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये वाकई में सरकार गिराएंगे कि नहीं गिराएंगे, उसकी बात मैं आखिर में करूँगा। आप आखिर तक मेरा वीडियो सुनिए। दोस्तों, मैं जो तर्क रखने की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपके सामने कारण पेश करने जा रहा हूँ, उसके मैंने मुद्दे चुने हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कभी भी, कि किसी भी चीज़ का हम लोग जब परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब उसका भूतकाल यानी इतिहास भी देखना जरूरी है। इतिहास भी देखना जरूरी है और उसका वर्तमान भी देखना जरूरी है। वो दोनों चीज़ देखने के बाद ही हम लोग भविष्य समझ सकते हैं। कुछ जो भी चीज़ होगी, जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा, उसका भविष्य हम लोग पहले ही समझ सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी मैंने इसकी पड़ताल की है। तो दोनों तरह से वर्तमान परिस्थिति जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के हिसाब से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने बात रखी है उसको, और वही आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं जो सरकार गिर जाएगी उसके जो मुद्दे हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या है? कलम 82 यानी आर्टिकल 82, उसके अनुसार, उसके तहत डिलिमिटेशन का परिसमन होना जरूरी था, मगर वो हुआ नहीं है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन के अनुसार 2071 में 543 यानी 543 सांसद की संख्या थी। यानी प्रति सांसद 10 लाख। ये जो सांसद का चुनाव होता है, प्रति सांसद 10 लाख के जनसंख्या, नागरिकों की संख्या, उसके मुताबिक वो एक सांसद चुना जाता है। उस तहत उस समय 2071 में जो लोक संख्या थी, जनसंख्या थी, वो 50 से 55 करोड़ की थी। उसके अनुसार, उस लोक संख्या के अनुसार वो जो 543 थी,
सांसदों की संख्या वो सही है। मगर आज के तारीख में क्या हो रहा है, 2023 के अनुसार अंदाजन 140 जनसंख्या हो चुकी है। यानी कितनी हो चुकी है वो 140, यानी वो अभी 3 गुना बढ़ी हुई है, 3 गुना बढ़ी है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए। तो उसके अनुसार जो डिलिमिटेशन का जो समय है वो कब का है, 2026 का है। दोस्तों अभी जो इसकी लोक संख्या गणना होगी उसके अनुसार 2026 में डिलिमिटेशन करना जरूरी है। 2026, मैं साल कौन सा दोहरा रहा हूँ समझ लीजिए, 2026। दोस्तों अब 2023 में अंदाजन 140 लोक संख्या होने जा रही है। यानी 2071 के 50 से 55 हज़ार से कितना है, 3 गुना है, 3 गुना ये संख्या बढ़ी हुई है। और कितनी हुई है, 140 करोड़। आर्टिकल 82 कलम 82 के अनुसार अमेंडमेंट के 82 के आर्टिकल 82 अमेंडमेंट के अनुसार 540 मेंबर ऑफ सांसद वैलिड है, क्रम प्राप्त है। कितने हैं, 543। अमेंडमेंट 82 के अनुसार कितने सांसद अनिवार्य है, वैलिड है, वो है 543। यानी 2026 में जो अंदाजन, यानी 2026 में 140 जो जनसंख्या होगी उसके मुताबिक कितने सांसद होने जरूरी है, करीबन 753। ध्यान में लीजिए, मेंबर ऑफ सांसद कितने हो गए, 753। दोस्तों 753 सीटें भी होनी जरूरी है संसद में, यानी संख्या उतनी होगी 553 की। अभी देखिए ये जो चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रखी है कि 1971 में 71 से लेके 2026 तक जो अमेंडमेंट करना था, जो डिलिमिटेशन करनी थी, वो अभी करनी पड़ेगी। ये ध्यान में लीजिए, 2019 में जो डिलिमिटेशन की गई थी वो अभी 2026 में करनी पड़ेगी। तो कितने सांसद बढ़ेंगे, करीबन अंदाज से 753, यानी 200 सांसद ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अभी देखिए दोस्तों, ये हो गया भविष्य की बात हुई, ये मैंने भविष्य की बात करी है आपसे। अभी मोदी सरकार ने क्या किया है, भूतकाल में क्या किया है, इतिहास में क्या किया है। एक देश एक कानून, एक देश एक कानून की बात उन्होंने छेड़ी थी, आपको याद होगा। उसके मुताबिक उन्होंने जो कमेटी बिठाई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपा दिया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपा दिया है। ध्यान में लीजिए, चुनाव के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी समय में रक्षा मंत्री, जो अपने रक्षा मंत्री है आज भी वही है, राजनाथ सिंह, उन्होंने एक वक्तव्य किया था। उन्होंने क्या वक्तव्य किया था कि अभी जो चुनाव होना है, जो अभी चुनाव होने वाला है, अभी जो चुनाव हो जाएगा और 5 साल के लिए हमारी सरकार आ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 5 साल के भीतर ही, वो 5 साल के भीतर ही हम लोग विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव करवाएंगे, यानी 5 साल के अंदर ही। ये उन्होंने किया हुआ वक्तव्य है। ध्यान में लीजिए, मैं एक एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ।
उनका वक्तव्य क्या है, जब हम लोग चुन के आएंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे और उसी समय में हम लोग उस 5 साल के अंदर ही भीतर ही हम लोग क्या करेंगे, विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। दोस्तों, ये जो बात है, वो जो बात उन्होंने की थी, वो समझने की भी ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा है उनका कार्यकाल अलग अलग है, तो एक साथ करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैं आता हूँ। दोस्तों, ये तो बात हो गई, आपको तो पता चला। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, एक सांसद है, एक मंत्री है, उन्होंने किया हुआ ये वक्तव्य है, इसलिए उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि आप कहोगे कि भाई एक साथ कैसा कर सकते हैं, तो आज अभी 2025 में बिहार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, बिहार के सांसद का, और 2027 में यूपी के चुनाव का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, यूपी के विधानसभा का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। अभी उसको दोनों को साधने के लिए, दोनों विधानसभा को साधने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो बिहार का 1 साल बढ़ाना पड़ेगा और यूपी का 1 साल घटाना पड़ेगा। वैसे ही महाराष्ट्र के भी चुनाव होने जा रहा है, तो शायद 1 साल बढ़ा भी सकते हैं। जो महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव है वो 1 साल के लिए आगे भी बढ़ सकता है, 2026 तक। जो 24-25 के आसपास होने जा रहा है, वो 26 के आसपास किया जाएगा। एक अंदाज मैं कह रहा हूँ, ये मेरा तर्क है, तो कारण है, उसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये तो राजनाथ सिंह का बयान, और जो उन्होंने एक देश एक चुनाव की बात की थी, वो आपको समझ में आया होगा। अभी दूसरा मुद्दा, दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जो संसद भवन जो निर्माण किया है गए 5 साल में, नया संसद भवन, उसके पीछे भी ये राजनीति है। ये क्या है, एक रणनीति है, समझ जाइए। उन्होंने जो संसद भवन निर्माण किया था, उसके अंदर जो बैठने की संख्या है वो कितनी है, सांसदों के बैठने की संख्या है वो 888, यानी 888, समझ जाइए। तो पहले से ही नियोजन हो चुका है, वो नियोजन कर चुके हैं। यानी आपको क्या लगता है, जो नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं, कार्य करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, वो आज के लिए कल के लिए नहीं होता है, वो आगे के आने वाले कुछ सालों के लिए, चंद सालों के लिए वो सब तैयारी करके रखते हैं। वैसे ही उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। इसलिए मैंने क्या बोला कि 2026 में जो डिलिमिटेशन का जो काम होना है और 743 जो सीटें बढ़ने वाली है, यानी 200 सीटें जो ज़्यादा होने वाली है, उसके लिए पहले से ही प्रावधान करके रखा हुआ है, नियोजन करके रखा हुआ है। कहाँ पे, संसद में, और वो भी नई इमारत है। ध्यान में लीजिए दोस्तों, ये गौर करने की बात है। इसलिए क्या है, नया संसद भवन तैयार हो चुका है, उसमें 888 सांसदों के लिए बैठक की व्यवस्था की गई है। ज़्यादा सांसदों का क्रोनोलॉजी का जो समय है वह 2026 में पूरा हो रहा है। 2026 में उनका क्रोनोलॉजी का जो समय है वो 2026 में पूरा हो रहा है। इसलिए ये जो अभी जो सरकार बनी है, वो 2026 में वो क्या करेंगे, नहीं, इसको डिसॉल्व करेंगे, इस सांसद को डिसॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, नई तरीके से, नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाएंगे। दोस्तों, समझ गया क्या?
आपको समझ में आया होगा। कोई इसको गिराएगा नहीं, ना वो गिरेगी, ना कोई गिरा पाएगा। उसके लिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मगर पहले मुद्दे समझ लीजिए। अभी अगला मुद्दा क्या है, ये जो हो गया है, और क्या है बात, एक मुद्दा विरोधियों का था, एक बात था, विरोधी जो चुनाव से पहले जो बात कर रहे थे जनगणना की। राहुल गांधी हर वक्त अपने प्रचार दौरा में, प्रचार सभा में, हर एक मंच पे वो क्या बात दोहरा रहे थे, अखिलेश यादव हो या वो राहुल गांधी हो या अन्य कोई भी हो, वो क्या एक बात दोहरा रहे थे कि जनगणना होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, और वो भी जाति निहायित, जाति के आधार पे जनगणना होनी चाहिए। अभी उनका भी मुंह बंद हो जाएगा, इनका भी मुंह बंद हो जाएगा। क्यों दोस्तों, इसके पहले जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और 2011 से लेके उसका टाइम पीरियड क्या है, 10 साल। 10 साल के भीतर या 10 साल के आसपास वो होनी जरूरी है। अभी 2011 के बाद 2021 आता है, 10 साल पूरे होते हैं, मगर जनगणना हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, तो उसके लिए कारण क्या है, तो कोरोना था। कोरोना के वजह से ये जनगणना हो नहीं पाई। दोस्तों, वो अभी जनगणना होनी जाए, अभी भी 2024 आया है, अभी भी वो जनगणना हो नहीं पाई है। तो अभी ये जनगणना कब होगी, 2024 से लेके 2025 तक। देखिए दोस्तों, जो इसको खींचा है, टाइम खींचा है नरेंद्र मोदी जी ने जनगणना करने के लिए, वो जानबूझ के खींचा हुआ है, क्योंकि 2023 में ये जो क्रोनोलॉजी होगी, कौन सी 743 सांसदों की, उसके लिए टाइम पीरियड खींचा था। अभी क्या होगा, 2024 से लेकर 2025 तक ये जनगणना हो जाएगी, दोनों तरफ से जाति निहायत भी हो जाएगी और आम जनता का जनगणना भी हो जाएगी। तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इनके पास जो हथियार था जनगणना के नाम का, वह हथियार निष्प्रभ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ध्यान में लीजिए आप, ये है रणनीति, ये है राजनीति। दोस्तों, आगे की बात, जनगणना प्राप्त होने के बाद उसके उपरांत क्या होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, उस संख्या प्राप्त होने के अनुसार, जो संख्या प्राप्त होगी जनगणना होने के बाद, कि भाई 140 है या 145 है या 130 है, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसके अनुसार क्या होगा कि 10 लाख के पीछे एक सांसद, 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सांसद, ऐसा चुना जाएगा। और जो मैंने बोला था 743, ये मैंने एक आंकड़ा आपके सामने रखा था, मगर जब ये जनगणना हो जाएगी और एक आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, 140 हो, 135 हो या 145 हो या 150 हो, उसके अनुसार फिर क्या होगा, सांसदों की संख्या बढ़ेगी। फिर 143 हो या 155 हो, सॉरी 743 हो या 740 हो या 755 हो, जो भी हो, मगर अंदाज़न मैंने जो पकड़ा था 140 के हिसाब से, वो कितना है, 743। दोस्तों, यानी 200 सांसद बढ़ रहे हैं। और अगला मुद्दा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, महिला सांसद। दोस्तों, महिला सांसदों को जो आरक्षण दिया गया है, जो इनको आरक्षण दिया गया है सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए, महिला सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए, उसका जो विधायक था वो पास हो चुका है 2019 से 2024 के आसपास, यानी 2024 के पहले वो जो विधायक था वो पास हो चुका है, वो बिल पास हो चुका है। खाली उसको अभी इम्प्लीमेंट करना है, उसको कार्यान्वित करना है। ध्यान में लीजिए,
वो कब होगा? वो होगा कब? 2026 में होगा। वो कब होगा? 2026 में, जब ये अमेंडमेंट आ जाएगा, ये जो बदलाव हो जाएगा 543 से 743 सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, तब ये अमेंडमेंट, ये जो आरक्षण का जो था, महिला आरक्षण का जो बिल था, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कार्यान्वित करेंगे। ध्यान में लीजिए मुद्दा दोस्तों, समझ जाइए। यानी 2026 में 753 का जो 43 नहीं 53 सॉरी 743 का मेंबर ऑफ सांसदों से लगभग 525 महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। ये जो बिल पास हो जाता है, बिल पास तो हो चुका है, खाली उसको कार्यान्वित करने के लिए कितने सांसदों की संख्या बढ़ेगी? लगभग 250 महिला सांसदों की। दोस्तों ध्यान में लीजिए, यहाँ पे महिला सांसदों को यानी महिलाओं को केंद्र बिंदु रख के ये काम किया हुआ है। तो महिला भी सोचेंगी कि मोदी सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है। ध्यान में लीजिए दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक क्या किया है? एक सिद्धांत है उनका, एक क्राइटेरिया, एक नियम है। क्या 75 साल होने के बाद, 75 साल होने के बाद जो भी नेता कार्यरत है उसको रिटायर होना पड़ेगा, उसको निवृत्त होना पड़ेगा। अभी नरेंद्र मोदी जी 2025 में ही 75 साल के होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों आपके सामने रखने का। 2025 में नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। तो जो भी है नेतागण है, सबको एक ही नियम है, एक ही नियम लागू होगा। तो नरेंद्र मोदी जी को भी रिटायर होना पड़ेगा, मगर अपवाद होगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए ये अपवाद होगा। उनको एक कार्य समय, एक कार्यकाल बढ़ा के मिलेगा मेरे ख्याल से। और 2026 में ये चुनाव लड़वाएंगे, जितवाएंगे भी और अपनी सरकार लाएंगे भी, और उसके बाद 1-2 साल के बाद शायद वो रिटायर हो जाएंगे, मगर 2-4 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा, सरप्लस अधिक मिलेगा मेरे ख्याल से। दोस्तों ये जो चुनाव लड़ा गया है ना, जिस तरह से लड़ा गया, 400 पार की बात की गई थी, 370 की बात की गई थी, ये जो बातें की गई थी इसके पीछे भी एक राजनीति है। दोस्तों एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं, ये 400 पार जो मैंने बात की थी, क्या बात की थी कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी 400 पार होने जा रहे हैं, मगर मैंने क्या बात रखी थी उसके साथ कि चुनाव होने के बाद जो भी निकाल आएंगे वो 400 पार हो गए, या मैं वापिस एक बार दोहरा रहा हूँ, या सरकार गठित होने के बाद, सरकार स्थापित होने के बाद वो 400 पार हो सकती है। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, वो मैं अगले वीडियो में उसका विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। मगर आज के तारीख में आपको मैं जो बात रखने जा रहा हूँ, क्यों ये सरकार गिर सकती है, ये गिर नहीं जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी खुद इस सरकार को डिसॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, उसको डिसॉल्व करके वो वापस दोबारा चुनाव लड़ाएंगे। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक नेशन एक इलेक्शन। दोस्तों समझ जाइए, ये जानबूझ के सब कुछ होने जा रहा है। अभी आप बोलोगे, जो पहला मैंने बात छेड़ी थी, कौन सी? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। दोस्तों अभी आपने जो देखा है माहौल, जो अभी आपने माहौल देखा, उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी जो देह बोली थी, आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? उनके जो वक्तव्य है, उनके जो विचार है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं?
वो आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ एकदम पक्के खड़े हैं, उनके समर्थन में हम लोग पक्के हैं, हम लोग उनसे हमारा समर्थन निकाल नहीं लेंगे, यानी हम लोग ये सरकार गिराएंगे नहीं। दोस्तों ये ध्यान में लीजिए। तो ना नीतीश कुमार ना चंद्रबाबू नायडू ये सरकार गिराने जा रही है, ना अन्य कोई घटक दल ये सरकार गिराने जा रहे। उल्टा अगले वीडियो में बताऊंगा क्या खेला होने जा रहा है। दोस्तों ये बात समझ जाइए। और दूसरी एक बात कि दोस्तों अभी देखिए, ये तो देह बोली की बात की मैंने, मगर जब शपथ ग्रहण दिया गया, मंत्रियों को शपथ दी गई, तब ज़्यादा तक जो मंत्री है वो भाजपा के हैं, और जो प्रमुख पोर्टफोलियो है, प्रमुख खाते हैं मंत्रिमंडल के, वो किसके हाथ में गए हुए हैं, किसके पास गए हुए हैं? वो है भारतीय जनता पार्टी के पास। और जैसा मंत्रिमंडल पहला ही था, जो कैबिनेट मंत्रालय था, वैसा ही मंत्रालय आज आपको दिखाई दे रहा है। यानी पंतप्रधान, गृह मंत्री, अर्थ खाता, कृषि खाता, ये सब कुछ जो मेन पोर्टफोलियो है, जो मेन खाता है मंत्रालय का, वो सब बीजेपी के हाथ में है। जैसा पुराना मंत्रिमंडल था वही दोहराया गया हुआ है। दोस्तों इसके ऊपर किसी ने, और जो भी अन्य घटक दल है, उन्होंने नाराज़गी नहीं व्यक्त की है, ना उन्होंने वहाँ पे अपनी बात मनवाने की कोशिश की है, ना आगे चल के वह अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके पीछे क्या राजनीति है? 2026। इसके पीछे क्या राजनीति है? 2026। इसके पीछे क्या रणनीति है? 2026। जान लीजिए। इसलिए मैंने क्या कहा, 2026 में दोबारा चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के और लोकसभा के, 2026 से 2027 के करीब, यानी 2026 के आखिर में या 2027 के शुरुआत में ये चुनाव हो सकते हैं। दोस्तों इसलिए मैंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है? ये जो मैं बातें रख रहा हूँ, ये मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, वो आपको कितने भाई है, वो कितने सही है, और क्या उसमें क्या गलत है या सही है? आपके विचार, आपके वक्तव्य, आपकी सोच जो भी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और मुझ तक पहुंचाइए। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल चलेगी, या मैंने जो कहा है वो हिसाब से दोबारा चुनाव होके और एक बार मोदी सरकार, और एक बार चौथी बार मोदी सरकार आने जा रही है? दोस्तों समझ जाइए। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।